हेलो फ्रेंड्स। तो सेकंड पार्ट में अब बात करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। सेकंड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था, म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, रेवेन्यू लैंड की जो म्यूटेशन होता है उसके में दाखिला खारिज पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था फॉरेस्ट लैंड की म्यूटेशन की नीड क्या पड़ी। फिर ये दोनों कंजर्वेशन एक्ट, एक अमेंडमेंट था 1980 का और एक ओरिजिनल एक्ट था, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट लैंड के उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं पहले क्या क्या पढ़ा था पिछली बार। तो म्यूटेशन ऑफ लैंड जो पढ़ा था उसमें एक आ गया था कि म्यूटेशन ऑफ लैंड से मतलब होता है कि आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें आपका ओरिजिनल जो ओनर है उसका नाम अपडेट होता रहता है, लेकिन अगर आपका म्यूटेशन हो रहा है तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये लैंड की ओनरशिप आपकी है। ना ही ओनरशिप लेता है म्यूटेशन, ना ही ओनरशिप देता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की 1980 की। इसमें क्या था कि डी रिजर्व करने का कोई भी जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी राइट नहीं होगा। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि जो भी आप लैंड को डिफॉरेस्टेशन डी रिजर्व कर रहे हो तो उसके पावर से रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन लेवल पे जो भी रूल्स हैं वो क्या होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के थ्रू बनेंगे। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं वो इसी ही एक्ट से पावर ली गई है। ठीक है। इसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 1980 में। इसमें क्या बोला गया था कि इवन फॉर द पर्पज ऑफ री एफॉरेस्टेशन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है कि वो नेचुरली ग्रोन ट्री को क्या करे, क्लियर कर सके। ये इसमें वो बोल दिया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में। दूसरा, इसमें ये भी बोला था कि अगर कोई भी आप प्लांटेशन कर रहे हो तो वो प्लांटेशन आपका नॉन फॉरेस्ट पर्पज में ही आएगा, आपका फॉरेस्ट पर्पज में नहीं आएगा। इस लेकिन साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन ये भी दी थी, अगर कोई फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए या बेटरमेंट फॉर द फॉरेस्ट आप चेक पोस्ट बना रहे हो, फायर लाइन्स बना रहे हो, पाइपलाइन बना रहे हो तो वो नॉन फॉरेस्ट पर्पज में नहीं आएंगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो पनिशमेंट का भी एक प्रोविजन दिया था अमेंडमेंट एक्ट में 1988 में। उसके बाद म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट की नीड क्या थी वो हम लोग पता ही है, वो जनरल नीड थी कि हर दिन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए क्या हो रहा है, लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और कुछ नॉन फॉरेस्ट लैंड अंडर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हम लोग नॉन फॉरेस्ट लैंड को भी फॉरेस्ट लैंड में ला रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सारे की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आए। ठीक है। अब आज का स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है वो किसके थ्रू पावर कहाँ से ले रहे हैं, मैंने बताया अभी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। इसमें क्या है, आपका जो सेक्शन 4 है उसमें बताया गया है कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स बनाने की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल जो कहता है वो कहता है कि एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। ऐसी एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी कहाँ पर, स्टेट लेवल पे, जैसे इंटीग्रेटेड रीजनल लेवल पे बनेगी, इंटीग्रेटेड रीजनल कमेटी जिसे कहेंगे। तो जो एडवाइजरी कमेटी है थोड़ा बहुत चेंज होके इंटीग्रेटेड रीजनल लेवल पे वो बनेगी। तो पहले बात करते हैं हम लोग सेंट्रल लेवल पे जो एडवाइजरी कमेटी बनेगी उसके बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय एन ऑर्डर एडवाइजरी कमेटी बनाएगी जो एडवाइस करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिगार्डिंग कि आपका कोई भी चीज़ अगर म्यूटेशन हो रहा है उसका, या फॉरेस्ट का कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन दी जा रही है वो कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग दी जा रही है और क्या क्या उसके प्रो एंड कॉन्स हैं, ये सारे कुछ एडवाइजरी कमेटी का रोल होगा कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, और उसमें अदर मेंबर्स भी होंगे। अदर मेंबर्स देखिए मैंने दिखा दिए हैं, ऑफिशियल मेंबर ये 3 मेंबर होंगे। वो कौन कौन से होंगे, ये आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ का और सॉइल कंजर्वेशन का, ये ऑफिशियल मेंबर होंगे। और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होंगे वो 3 एक्सपर्ट जो हैं, 3 जो एक्सपर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है। और जो मेंबर सेक्रेटरी होगा वो कौन होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डीलिंग विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये आपका मेंबर सेक्रेटरी होगा। अब ये जो एक्सपर्ट है ना, इनको वही आने जाने का वही खर्चा दिया जाएगा जो किसी क्लास ए ऑफिसर को दिया जाता है। ठीक है। अब अगर इन एक्सपर्ट में, अगर इसमें एक रूल ये भी है कि गवर्नमेंट चाहे कुछ और लोगों को भी ऐड कर सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि उनसे अलग अलग व्यू मिलते हैं। तो अगर किसी ने अगर लोकल एमपी को कर लिया या लोकल एमएलए इसका मेंबर है तो उनको अपने एमपी एमएलए के थ्रू जो मिलता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस आने जाने का मीटिंग के दौरान वो मिलेगा। ठीक है।
उसके बाद आपका जो कोरम होगी वो कम से कम 5 लोग प्रेजेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर होगा। अगर चेयरपर्सन चाहता है कि हाँ जहाँ पर प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे कर लें या फिर कोई ऐसी जगह पे कर लें जहाँ पे सारे लोग जल्दी आ जाएं, तो वहाँ पे भी कर सकता है। ठीक है, यूजर एजेंसी जिसका प्रोजेक्ट होगा उसको भी अलाउ किया जा सकता है अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर अगर कोई डाउट आता है एडवाइजरी कमेटी के माइंड में तो यूजर एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आपका सेंट्रल लेवल पे एडवाइजरी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो होगा वो क्या है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाई ऑर्डर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी में करती थी, स्टेट लेवल पे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे। और प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, कंप्लीटनेस ऑफ द प्रपोजल जो यूजर एजेंसी ने सबमिट किया है वो चेक करेगी। तो ये हो गया आपका स्टेट लेवल पे। ठीक है, और प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो है सेल मीट एट लीस्ट ट्वाइस एवरी मंथ। ठीक है, आपको एक मंथ में कम से कम 2 बार मिलना ही मिलना है। ये ऐसा क्यों है, जिससे कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो क्या हो, प्रोजेक्ट इन लिम्बो ना हो, या फिर मतलब रेड टेप ना हो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी जल्दी प्रोसेस हो। अगर उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी जल्दी हो जाए, अगर आपको उसको अप्रूवल देना है तो अप्रूवल भी जल्दी हो जाए। ठीक है, कोरम जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, 3 लोगों का कॉलम होगा इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसमें जो होता है चेयरपर्सन कौन होता है, नोडल ऑफिसर होता है। मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, आपका डीएफओ जो होता है, और आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी का क्या है, ये लोकलाइज्ड एक तरह से इस कमेटी हो गई। जहां पर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका जो डीएफओ होगा वो मेंबर होगा, जिस जिले में वो जमीन पड़ रही है उसका का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसका नॉमिनी होगा। ठीक है, और आपका वहाँ का सीसीएफ होगा। ठीक है, ये आपका इसमें आएगा। प्लस मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा, जो आपका डीएफओ होगा उसे बना देंगे, या फिर आपका नोडल ऑफ, इसमें डीएफओ, सॉरी ये वाला डीएफओ नहीं, जो आपका नोडल ऑफिसर के ऑफिस में जो डीएफओ बैठता है वो आपका मेंबर सेक्रेटरी होगा। या फिर प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में बात हो गई। इसके बाद आइए प्रोजेक्ट अप्रूवल होता कैसे है और ये विद इन स्टेट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, यूजर एजेंसी क्या करेगी, अपना एप्लीकेशन देगी। ठीक है, स्टेट या यूटी को, स्टेट यूटी क्या देगी, वो जो एप्लीकेशन है वो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो आगे फॉरवर्ड करती है या नहीं करती है। तो होगा क्या इसमें, फॉर, ये एप्लीकेशन किस लिए दिया जाएगा फॉर डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, या फिर नॉन फॉरेस्ट यूजेज, और फॉर असाइनमेंट ऑफ लीज। मतलब यूजर एजेंसी ये मांगेगी कि भाई ये जो फॉरेस्ट लैंड है हम उसे रिजर्व करो, उसमें हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो लगाना चाहते हैं, उसके बदले में हम आपको नॉन फॉरेस्ट लैंड पर एफॉरेस्टेशन करके देंगे। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में हम जो भी आप एक वैल्यू आती है जो कि डीएफओ डिसाइड करता है, वो वैल्यू हम आपको स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो होगा साथ साथ वो किसको जाएगी, पेलर, मतलब एक एप्लीकेशन आपने स्टेट गवर्नमेंट को दी, वो आपको प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंच गई। इसके साथ ही पेलर कॉपी किसे दी जाएगी, डीएफओ को दी जाएगी, डीएम को दी जाएगी, और कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड नोडल ऑफिसर को दी जाएगी। तो ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलेगी। अब देखिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे इस समय। मतलब केवल डॉक्यूमेंट जो डिजायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है या नहीं है, इस बात को डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये हेल्प करेंगे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को कि आप प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को बताएंगे भाई जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है, ये इसमें मेरिट पर नहीं जाएंगे। जब ये चीज हो जाएगी, ये वाली चीज प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास आ जाएगी, हाँ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो उसके बाद प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोजेक्ट चेक करेगी। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ द प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, और ये चेक करेगी ये जो प्रोजेक्ट है वो एडहेरेंस टू द रूल है या नहीं है, और प्लस ये भी चेक करेगी ऑन अ वाइडर स्केल जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में जो आपके ऑब्जेक्टिव है उससे एडहेर कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो सबसे बड़ा एम है वो क्या है कि आपको 33% तो हमें लाना ही लाना है फॉरेस्ट कवर। तो ये जो है ये सबसे, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसके टारगेट में ये तो बैकग्राउंड में रहते ही रहता है। तो किसी भी हालत में जो गवर्नमेंट होती है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल होते हैं उनका पर्पज ये होता है कि अगर मेरे पास से फॉरेस्ट जा रहा है तो उससे ज़्यादा फॉरेस्ट हमारे पास आए। तो ये सब चीज़ें ये चेक करेगी। ठीक है, अगर सब कुछ सही जाता है तो क्या करेगी, ये जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगी।
एक आईडी दे देगी उस प्रोजेक्ट को। फर्दर जो रेफरेंस होगा वो इस आईडी के साथ ही होगा। उस आईडी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद ये क्या होगा, जब ये आईडी मिल जाएगी तो ये वापस जाएगी कंसर्न किसके पास? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएफओ के पास, डीसी के पास और नोडल ऑफिसर के पास। उसके बाद क्या होगा, जो डीएफओ, डीसी या नोडल ऑफिसर रहेंगे वो इसका ऑन साइट वेरिफिकेशन करेंगे। ऑन साइट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक्चुअली में जो एरिया मांग रहे हैं जो वो हमारे मैनेजमेंट में है या नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट है तो वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाना काम होगा किसका? जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। अगर वो एरिया ज़्यादा है और वो उतने की नीड नहीं है तो वो भी इस समय वो लोग उस चीज़ को क्या कर देंगे, एरिया को एक ऑप्टिमाइज कर देंगे। क्योंकि अगर एरिया मिनिमम नहीं है तो सेंट्रल लेवल पे, अब मैं आपको बताऊंगा, तो सेंट्रल लेवल पे ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑन साइट वेरिफिकेशन करेंगे। ऑन साइट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर से प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे और प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी, इस बार क्या करेगी, फीजिबिलिटी चेक करेगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो फीजिबल है या नहीं है। ठीक है, जब ये फीजिबल, अगर ये फीजिबल होगा तो फिर ये क्या करेगी, रिकमेंड कर देगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, कि भाई अब आप इस प्रोजेक्ट को आप रिकमेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और प्लस साथ साथ ये अपना एक स्टार करेगी कि भाई ये मिटिगेशन मेजर्स है, ये जो प्रोजेक्ट है वो इन मिटिगेशन मेजर्स के साथ फीजिबल है। ठीक है, फिर फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो उस प्रोजेक्ट को कहाँ भेज देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो भेजेगी किसको? जो सबसे पहले मैंने बताया था, एडवाइजरी कमेटी को। अब देखिए एडवाइजरी कमेटी क्या होगी, जो डॉक्यूमेंट है वो भी चेक हो चुका है, जो फर्स्ट लैंड है वो भी चेक हो चुका है, तो वो क्या करेगी, वो इन प्रिंसिपल इसको चेक करेगी। तो इन प्रिंसिपल क्या चेक करेगी? सबसे पहले वो चेक करेगी लैंड यूज टाइप। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के लिए यूजर एजेंसी आपका फॉरेस्ट लैंड मांग रही है, वो कहीं एग्रीकल्चर तो नहीं करेगा इस पे, या फिर कहीं ये किसी और प्रोजेक्ट के लिए रिहेबिलिटेशन करना हो तो उसको क्या करेगा, उसके लिए तो प्रोजेक्ट नहीं मांग रहा है। अब जैसे अभी जो केस हुआ था, या फिर पहले जो न्यू टहरी एक जगह बनी है, न्यू टहरी, एक जो टहरी डैम जब बना था तो जो वहाँ के लोकल थे उनको रिहैब दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था, उस जगह का नाम था न्यू टहरी। तो केवल इस पर्पज के लिए आप फॉरेस्ट लैंड को क्या कर सकते हो, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सब चेक कौन करेगा? सेंट्रल लेवल पे एडवाइजरी कमेटी चेक करेगी। एडवाइजरी कमेटी ये भी चेक करेगी कि जो भी एरिया जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो मिनिमम एरिया है, और प्लस कोई अल्टरनेटिव स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं बचा था सिवाय फॉरेस्ट के जो मिनिमम एरिया है उसको डाइवर्ट करने के अलावा। फिर क्या करेगा, स्टेट और ये भी चेक करेगी कि स्टेट और यूटी ने वो सारी चीज़ें चेक कर ली हैं जो इस जो लैंड है उसके डाइवर्ट होने से किस पे पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीज चेक होगी इसके बेसिस पे ही तो लिवाई लगेगी आगे कि कितने पैसे लेने चाहिए, क्या क्या लॉस हुआ है। प्लस ये भी चेक करेगी अगर ये जो लैंड है वो किसी नेशनल पार्क से लिया जा रहा है या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से लिया जा रहा है या फिर किसी हैबिटेट से लिया जा रहा है जो कि कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के अंदर आ रहा है, तो काउंटर मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। प्लस ये भी, ये जो चीज़ है ये तो है ही, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को ये जो प्रोजेक्ट है या प्रोसेस है वो उसको मैंडेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये 5 चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी विद द हेल्प ऑफ एडवाइजरी कमेटी। लैंड यूज टाइप, एरिया जो है मिनिमम है या नहीं है, आपका वाइल्ड लाइफ पे क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो रहा है, प्लस अगर आप लैंड ऐसी जगह से ले रहे हो जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया में, जैसे नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हुआ, तो आपने क्या क्या काउंटर मिटिगेशन मेजर्स अप्लाई किए हैं, प्लस ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मैंडेट है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर देगा, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तो उसके बाद फाइल कहाँ जाएगी, वापस स्टेट के पास जाएगी। और स्टेट में क्या करेगा, नोडल ऑफिसर ये जो फाइल है ये किसको भेज देगा, डीएफओ को भेज देगा। और डीएफओ फिर क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा कि भाई कितने पैसे, अब यहाँ पे किसका पैसे का मामला आ गया कि यूजर एजेंसी को कितने पैसे देने होंगे जो मिटिगेशन हो रहा है या जो लॉस हो रहा है उसका, प्लस जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए जो लैंड है वो हैंड ओवर करेगा। तो जब ये लैंड आ जाएगा गवर्नमेंट के पास वापस जो यूजर एजेंसी देगी, प्लस जो रुपए हैं वो कैंपा में जो आएंगे, वो जब ये आ जाएंगे तब क्या होगा, जो फाइल है वो भेजी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का माइंड चेंज नहीं हुआ तो फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फिर से, अभी तक देखिए सेंटर स्टेट ने कहीं फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है,
स्टेट जो होगा वो फाइनल अप्रूवल देगा, ठीक है। और स्टेट यहाँ पे एक बार चेक कर लेगा क्या, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स होते हैं 2006 वाला, या फिर SC ST और जो वहाँ के ट्राइबल्स जो होते हैं, उनको उनका जो फॉरेस्ट राइट है उसको जो वायलेट नहीं कर रहे हैं ये प्रोसेस, उसको भी एक बार ही चेक कर लेगा। तो ये फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा किससे, स्टेट को, स्टेट से। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक पे अभी इतना ही बात करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगा आपका कैंपा के बारे में और कंपनसेटरी जो अफॉरेस्टेशन होता है, एफॉरेस्टेशन, उसके बारे में। प्लस कुछ इसमें रूल्स होते हैं कि कितने हेक्टेयर एरिया है, उसमें आपके रूल अलग होते हैं, इतने से इतने तक हो तो अलग होते हैं। तो वो कुछ डेटा के बारे में बात करूंगा, जो डायरेक्ट डेटा जो है डायरेक्ट MCQ में पूछे जा सकते हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो भी कहते डिसीजंस आए हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये लास्ट होगा, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा। तो तब तक के लिए आप ये आपने जो 2 पार्ट आ गए हैं उनको देखिएगा। थैंक यू, और चैनल को सपोर्ट करिए, करते रहिएगा। थैंक यू।